नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। टैरिफ ऑफ मार्केट। इस समय पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज छाई हुई है, टैरिफ ऑफ मार्केट। और इस समय पर हमें करना क्या है, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निदान पाने के लिए हमें कुछ खास बातें करनी होंगी और ख़ास मेहमान से बातचीत करनी होगी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष सोंथालिया सर, CIO एंड डायरेक्टर हैं MK इन्वेस्टमेंट से। मनीष सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग इन एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सर। Thank you so much for having me. मनीष सर, इस समय सभी के दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही है। कोई क्रूड ऑयल को नहीं सोच रहा, कोई दुनिया जहाँ की कमोडिटीज़ चल रही हैं उनको नहीं सोच रहा। चाइना, कोरिया, रूस, यूक्रेन, किसी को नहीं सोच रहा। केवल और केवल छाए हुए तो डोनाल्ड ट्रंप और उनसे जुड़ी हुई बातें। सर, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया है इंडिया पर 26%, अब इसके बाद कोई और खतरे भी हैं या अभी लगता है कि ये आखिरी कील थी, ये लगा दी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिक्स कर दी, इसके बाद अब पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए हम लोगों को, या अभी भी हमें थोड़ा टेंशन में रहना है? नहीं, देखिए, जो भी असमंजस थी बेसिकली मार्केट्स को लेके, यही सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट थी कि टैरिफ्स आएंगे तो इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। बट इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा तो टेंशन वाली बात लगती नहीं है। और मेरा तो यही मानना है कि टैरिफ्स के बाद भी 22,000 के लेवल्स को इंडिया का मार्केट अच्छी तरह डिफेंड करेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टैरिफ के बाद भी 6% रियल जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल धर्माधर्मी आने की गुंजाइश है। क्योंकि तो मैथ्स तो एकदम सिंपल है कि 87 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को, और हमारा 46.7% सॉर्ट ऑफ ट्रेड सरप्लस है। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, और टैरिफ बेसिकली आपने लगाई है ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट्स। तो सरप्लस डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट्स अगर आपने लगाई है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो है बेसिकली आपके ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, फार्मा एक्सक्लूडेड है, आईटी एक्सक्लूडेड है। आईटी की सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट जरूर हो सकती है क्योंकि यूएस में रिसेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा, ग्रोथ काफी कम हो जाएगी। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन तो बिल्कुल बन रही है, रिसेशन भी हो सकता है अलॉन्ग विद वेरी हाई इन्फ्लेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि हमारी बाय एंड लार्ज डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हमारा एक्सपोर्ट्स जो टोटल गुड्स प्लस सर्विसेज है वो 815 बिलियन डॉलर का है, और हमारी इकोनॉमी जो है 4.2 ट्रिलियन की है। तो आप ये देखें कि 23% ही हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। 77% जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक फेड है। वो तो कोई मेजरली इम्पैक्टेड होंगे नहीं, क्योंकि हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही कंज्यूम करते हैं। सो मोटा मोटी जो मार्केट में नेगेटिविटी थी वो प्ले आउट हो चुकी है, और अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स में पूरी दुनिया की कंट्रीज उसमें शामिल है। तो इंडिया कोई एक्सक्लूसिव टैरिफ के दायरे में आ गया ऐसा तो है नहीं, और कई कंट्रीज के बनिस्बत तो हम काफी बेनिफिशियल पोजीशन में है। जैसे कि अगर आप देख लें इंडोनेशिया या वियतनाम या चाइना, तो वी आर नॉट दैट बिग इम्पैक्टेड। सो मेरे हिसाब से तो और कोई नेगेटिविटी सामने दिखती नहीं है। जो क्रूड ऑयल वगैरह की टेंशन थी वो ऐसे भी डिमांड काफी वीक होने वाली है ग्लोबल इकोनॉमी में, और अगर क्रूड का प्राइसेस एस्केलेट नहीं होता है तो हमारे लिए कोई विशेष टेंशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, आरबीआई की रेट कट होने वाली है अप्रैल और जून में। 75 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो सकती है इस साल। 50 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेटली है। लिक्विडिटी सिचुएशन बेटर हो गई है। अर्निंग्स ग्रोथ फुली डिस्काउंटेड है मार्च क्वार्टर के और FY25 के। FY26 ओवर FY25 डबल अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, 10% मिनिमम अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए। और मार्केट्स के वैल्यूएशन काफी सैंग्विन हो गए हैं, 19 टाइम। तो बहुत ज्यादा कोई फ्रॉथ है नहीं मार्केट्स में। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यूएस डॉलर गिरेगा, क्योंकि जो भी अनाउंस किया है वो बेसिकली डॉलर एसेट्स से पैसा निकलेगा और दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा।
उसमें इमर्जिंग मार्केट्स भी कुछ बेनिफिशियरी डेफिनेटली होगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट बेटर रहेगी यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा, जो एफआई की आउटफ्लोज थी 1.5 साल से, वो नेट इनफ्लोज में तब्दील हो जाएंगे। तो मनीष सर, आपने बताया कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक तरह से हम टेम्परेरीली कह सकते हैं कि फिक्सअप हो चुकी हैं। और जैसा आपने बताया कि जो दुनिया भर में टैरिफ्स लगे हैं, ऐसा नहीं कि हमें अकेले इंडिया को पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट सबको मिला है। और पनिशमेंट में भी हमें रिलेटिवली थोड़ा कम पनिशमेंट मिला है, 26%। लेकिन सर जी एक चीज़ जो कि थोड़ी सी स्ट्रीट को परेशान कर रही है, जो मेरी बात हुई लोगों से, कि हमारा जो रेट डिफरेंशियल था, टैरिफ डिफरेंशियल था, वो 9% था। और हम करीब 3% का यूएस टैरिफ लगा रहा था और हम ऑन एन एवरेज 12% का टैरिफ लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक अलग कैलकुलेशन निकाली, बोलते हैं 52% हम बैरियर्स और वो सारी कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला, और बोला कि हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। और सारे कंट्रीज को उन्होंने 50% डिस्काउंट बोला है। सर, ये उनकी बार्गेनिंग पावर बनाने का एक स्टंट है, या सही में हम कैलकुलेशन वाइज केवल टैरिफ को देख रहे थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स और जो दूसरे हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको हमने कैलकुलेट नहीं किया? तो डोनाल्ड ट्रंप सही है या पूरी दुनिया सही है इस केस में? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया है रेसिप्रोकल टैरिफ्स के लिए, वो सही नहीं है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि जितना भी आपका सरप्लस है यूएस के संग, और आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट नंबर है, वो सरप्लस को आप एक्सपोर्ट से डिवाइड करिए, तो वो उनका रेसिप्रोकल टैरिफ का एजेंडा बन जाता है। तो लेट्स टेक द केस ऑफ इंडिया। इंडिया में बेसिकली क्या है कि हमारी 47 बिलियन डॉलर्स की सरप्लस है, और हमारी 87 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है यूएस को। तो उन्होंने क्या किया है कि 47 बिलियन डॉलर्स को 87 बिलियन डॉलर्स से डिवाइड कर दिया, तो 52% आ गया। सिमिलरली आपने वियतनाम का देखा, उनका 130 या 138 करोड़ 138 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, और सरप्लस है 123 या 125 बिलियन डॉलर का। तो उनका जो बेसिस है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, वो 90% आ गया। सिमिलरली आपका यूरोपियन यूनियन का, सिमिलरली आपका इंडोनेशिया का। सो अच्छा। हाँ, तो वो ये देख रहे हैं कि हमारा $1 ट्रिलियन का डेफिसिट है, और ये कंट्रीज में ये इतना इतना एक्सपोर्ट हमको कर रहे हैं, और इतना उनके पास सरप्लस है। तो वो पूरा सरप्लस को ब्रिज करने के लिए उतना को वो रेसिप्रोकल टैरिफ का एजेंडा मान रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन में बहुत सारी खामियां हैं, ये सही वे में नहीं है। बट हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग यही है कि हम बायलैटरल टॉक्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम ये 47 बिलियन डॉलर्स की डेफिसिट को ब्रिज करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं या मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, वो अगर हम इंपोर्ट यूएस से करना शुरू करते हैं, तो ये जो सरप्लस हमारा है यूएस के साथ, ये मिटिगेट हो जाए। तो ये बहुत बड़ी असमंजसता तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस आप बोल सकते हैं। जो हमारी बायलैटरल टॉक्स की ट्रेड की बात हो रही थी जस्ट बिफोर ये रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट की, वहां पर इंडिया जो है बहुत ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करता भी नहीं है यूएस को। बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स है, अपार्ट फ्रॉम आईटी, ये 5 सेक्टर्स हैं। और इसमें फार्मा एक्सक्लूडेड है, आईटी एक्सक्लूडेड है। जो मेन इम्पैक्ट है आपका बेसिकली कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, थोड़ा मोड़ा थोड़ा कुछ आपका अपैरल हो सकता है। पर यहाँ भी बांग्लादेश को 37% का रेसिप्रोकल टैरिफ है, वियतनाम को हमसे ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो वहां भी रिलेटिव पोजिशनिंग को हमको देखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि बेसिकली अगर आप चाइना का टैरिफ देखें तो वो 54% का हो गया, और हमारा 26% का है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये गोल्डन मोमेंट है इंडिया के लिए चाइना +1 सीज करने का। अगर 28% डिफरेंशियल ड्यूटी चाइना और इंडिया में, एंड 2 टाइम्स परचेजिंग पावर पैरिटी विद चाइना, अगर हम यहां पर अपना शेयर यूएस के संग बढ़ा नहीं सके, तो फिर हम कभी नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और समबडीज पेन कैन बी आवर गेन, क्योंकि वी आर हम थोड़े कम इफेक्टेड है वीजा वी अदर कंट्रीज हुम वी आर कंपीटिंग टुडे। तो ये इंडिया के लिए एक बेनिफिट है रादर देन अ मेजर। जैसा कि बोलते हैं ना कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, मुझे तो ये ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एज अपोज टू क्राइसिस।
बिल्कुल सर, इसमें एक पॉइंट और भी है। चाइना तो बिल्कुल 54% जैसा आपने बताया कि पहले 20 और अब 34 और लग गया तो 54 हो गया। इंडिया पर तो पहला ही 26 लगा है अभी, और बाकी जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और जितने भी दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके मोर देन 30% के ब्रैकेट में वो लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एज एनालिसिस अगर हम करें तो हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। फॉर एग्जांपल हम डिफेंस में, हमारा डिफेंस बजट शायद जितना ज़्यादा होगा उतना इंडोनेशिया, थाईलैंड और बाकी देशों का नहीं होगा। तो अगर हम अमेरिका को बोलें कि ठीक है आप हमें इतने बिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट दे दो, इतने बिलियन डॉलर का ऑयल दे दो, इतने बिलियन डॉलर की गैस दे दो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज दे दो, जो कि पहले बात भी हुई थी जब मोदी जी गए थे उस समय एजेंडा में। तो आपको क्या लगता है सर, ये सारी जो ट्रेड डील होने वाली है, जो बायलेटरल बात हो रही है, बायलेटरल एग्रीमेंट को लेकर, ये कितनी जल्दी हो जाएगी? कितनी इंडिया इसमें भी एडवांटेज ले जाएगा? क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ है इंपोर्ट करने के लिए, और बाकी देशों पर उतना इंपोर्ट करने के लिए संसाधन नहीं है। एक्स चाइना, मैं चाइना को इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूँ सर। 100% जो आप कह रहे हैं वो वैसा ही होगा। जैसे कि बायलैटरल टॉक्स में बात हुई थी कि यूएस के संग जो ट्रेड है हमारा $500 बिलियन का टारगेट है 2030 तक। और बेसिकली यही है, यूएस चाहता है कि हम यूएस इंडिया जो है यूएस के संग बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस नहीं बनाते। तो हमारे लिए इंपोर्ट करने के लिए भी बहुत कुछ है। डिफेंस, जैसे कि आपने कहा, ऑयल एंड गैस जो कि हमारा मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट है, ये सब में हम बेसिकली जो सरप्लस है यूएस के संग वो हम खत्म कर सकते हैं। और यही मेजर कंसर्न है यूएस का कि जैसे कि उन्होंने कैलकुलेट किया है डिफरेंशियल टैरिफ का, रेसिप्रोकल टैरिफ का जो बेसिस है, वो बेसिकली जो सरप्लस आप क्रिएट कर रखे हैं डिवाइडेड बाय योर टोटल एक्सपोर्ट, वही बेसिस है। तो उसको ही हम अगर एक्चुअली काफी नैरो कर दें तो वो बेसिस खत्म हो जाएगा और हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाएगा। इंडिया के लिए बेसिकली एजेंडा एकदम क्लियर है कि बायलैटरल टॉक्स को आप जितनी जल्दी कंक्लूड कर सके यूएस के लिए, हम उतने एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे विज़ा-वी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली चाइना। चाइना के संग हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम सीज कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली गिवन ऑन अ प्लेटर। जो 54% का ड्यूटी है चाइना के लिए, बेसिकली अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो सर, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें अब मार्केट, चूंकि हमने एक देखा कि एक अच्छा खासा हाई से तो करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो अर्निंग्स पर शॉर्ट टर्म कोई ब्लिप लगेगा, कोई डेंट लगेगा, या हमें लगता है कि FY26 वुड बी ए ईयर जहां पर कि हमारी जो अर्निंग्स है उनका बॉटम लग के ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और हम बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन सकते हैं विद इन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज? देखिए, 6% रियल जीडीपी ग्रोथ बहुत कम कंट्रीज इन द वर्ल्ड में है। दूसरा, डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग है। थर्ड, अगर यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होता है तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। अगर 10 से 15% डॉलर गिर जाता है तो कैपिटल विल मूव आउट ऑफ द यूएस। यूएस से अगर कैपिटल बाहर निकलता है तो कहीं तो दुनिया में जाएगा। सही बात है। ये बेसिकली जाएगा आपके यूरोजोन में, जहाँ की स्टिमुलस स्पेंडिंग हो रही है, या फिर आपके जापान में जाएगा जहाँ की करेंसी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ वोलेटिलिटी रह सकती है, पर मेरा ये मानना है कि जो सेक्टर्स आपके लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छा किए हैं, वो पेंडुलम एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स है जहां पर बहुत हाइपर ग्रोथ आपको देखने को मिला था लास्ट 2-3-4 इयर्स में, वो सेक्टर से शिफ्ट होके कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स और आपके बीएफएसआई और फार्मा, these will be some of the sectors which will lead the growth। तो 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है आपके FY26 में, और 5% की अर्निंग्स ग्रोथ हमें FY25 में देखने को मिली है। तो सेक्टर्स चेंज हो जाएंगे एंड ओवरऑल मार्केट्स का जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो डबल होगा FY26 में FY25 के कंपैरिजन में। एंड मार्केट जो है हमेशा YOY देखता है, FY26 ओवर FY25, और वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। मार्केट्स में बस एक ही चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि आपके वैल्यूएशंस कैसे है। वैल्यूएशंस को कभी माफी नहीं मिलेगी। अगर 10% 12% की अर्निंग्स ग्रोथ है पर 5 के पीईजी में ले रहे हैं तो ये सब वैल्यूएशन नहीं सस्टेन करेंगे। एंड अदरवाइज जो हाई बीटा सेक्टर्स हैं जहां पर ऑर्डर बुक के पोजीशंस को देखते हुए वैल्यूएशंस क्रिएट कर दिए गए थे,
वो टाइम ऑफ प्राइस करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। और यूएस टैरिफ की जो मेजर इम्पैक्ट है वो दो ही सेक्टर पर मेरे हिसाब से आनी चाहिए, जो कि आज की डेट में प्लॉजिबल है, क्योंकि फार्मा और आईटी पर तो आज की डेट में वेवर है। वो है कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल। तो ये दो सेक्टर्स को छोड़ के बहुत ज्यादा कोई डेंट मुझे दिखता नहीं है। टॉप लाइन ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत ज्यादा डेंट नहीं आएगा, मार्जिन में डेंट आएगा ऑन अकाउंट ऑफ दिस 25% रेसिप्रोकल टैरिफ। दूसरा एक जो सेक्टर है वो बेसिकली आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी है, जहाँ की मार्जिन काफी कम रहती है, 5-6% की मार्जिन होती है, और उस पर अगर आप 26% ड्यूटी लगाते थे, तो वो एक सेक्टर जहाँ 10 से 12 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है, वो थोड़ा इम्पैक्टेड होगा। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस दूसरे कंट्रीज के वीजा भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिल्कुल। सर, मैं भारत के मुख्य एक्सपोर्ट देख रहा था अमेरिका को, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स करीब $12.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है, और जेम्स एंड ज्वेलरी करीब $9.5 बिलियन का, फार्मा प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स करीब $9 बिलियन का है, न्यूक्लियर रिएक्टर, पेट्रो प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, इन सभी का करीब $2 से $3 बिलियन का। लेकिन इनके इंडस्ट्री साइज़ भी छोटे हैं, जो टेक्सटाइल है, ऑटो एंसिलरी है, केमिकल्स है, मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है, अगर हम बेनिफिट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं फार्मा ही ले लेता हूँ, क्योंकि फार्मा पर थोड़ा सा एक हैंगओवर अभी भी बना हुआ, उन्होंने कल टच तो नहीं किया, आई मीन रेसिप्रोकल टैरिफ में उन्होंने फार्मा को टच नहीं किया। डू यू थिंक कि कोई प्रॉब्लम फार्मा में, अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं किसी बात पर, या कुछ हो जाता है, या बार्गेन करने के लिए वो थोड़ा और डराना चाहते हैं इंडिया को, तो वो फार्मा को भी टच करने की कोशिश करेंगे, या फार्मा कंपनीज की जो ये टेम्परेरी रैली आई है ये कहीं स्टॉल तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, फार्मा में यूएस के पास बहुत ज्यादा कोई चॉइस बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लेकर जाते हैं तो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी बढ़ जाएगी, और आपको जो मेडिकल एक्सपेंसेस है यूएस में उसको कम से कम रखने की कोशिश रहेगी, क्योंकि मेडिकेड जो प्रोग्राम है वहां पर आप कोई बजट तो इंक्रीज करने वाले हैं नहीं। बजट कट की बात होती है, अगर बजट कट नहीं भी होता है तो आप बजट को मेंटेन कर दें, तो वहां पर आपको चीप जेनेरिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखते हुए और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखते हुए फार्मा सेक्टर में मैंने ये कभी भी नहीं पॉसिबल है कि यूएस में आप फार्मा मैन्युफैक्चर करके कुछ आरओसी बना सकते हैं। मैंने इंडियन प्लेयर्स जो जेनेरिक एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, बिकॉज प्राइस इरोजन इतना ज्यादा होता है 5 से 10% का एवरी ईयर, इंडियन प्लेयर्स को डिसेंट आरओसी बनाने की गुंजाइश कम होती है। तो विद यूएस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ से वायबल होगा फार्मास्यूटिकल्स यूएस में मैन्युफैक्चर करके, ये मेरे मेरे पल्ले तो पड़ता नहीं है बेसिकली, मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल। तो जी। बार्गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एडवांटेज तो यूएस के पास नहीं है फार्मा सेक्टर्स के लिए। आर्म ट्विस्टिंग के लिए वो चाहे कुछ भी कर ले, बट होल पॉइंट इज कि इंडिया का जो राइट टू विन है फार्मास्यूटिकल स्पेस में वो बरकरार रहेगा। और इसमें बस एक ही चीज देखने की बात है कि जो केएसएम है, की स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड एपीआई, जो कि हम चाइना के संग इंपोर्ट करते हैं और हमारी डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, उसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में चाइना कुछ क्रिएट करता है कि नहीं, वो हमें देखने की बहुत जरूरत है। अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर्स में इंडिया को सप्लाई नहीं करें केएसएम और एपीआई वगैरह, तो इंडिया की फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी डिमिनिश हो जाएगी। तो बस यही एक मॉनिटरेबल है, अदरवाइज कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हमेशा एडवांटेजेस रहेगा अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी। सर, एक चीज़ और, जो कि आपने बताया कि हमारी 77% इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड है, और 23% इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है। 23% में भी अगर हम टोटल एक्सपोर्ट को देखें तो उसमें 18% कंट्रीब्यूशन यूएस का आता है, 17% यूरोपियन यूनियन का आता है, बाकी सारे देशों का आता है। इसमें देख सकते हैं यूएई का 8% है, चाइना से 4% है, सिंगापुर, सऊदी अरब, बांग्लादेश, यूके, इन सभी से 3% है, और बाकी कुछ छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ से कुल मिलाकर 41% बैठता है। तो यूएस सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड सेटलमेंट कर लेंगे, हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी अमेरिका के साथ। लेकिन प्रॉब्लम सर, जो दूसरे देश सेटल नहीं कर पाएंगे यूएस से, तो हमारा 82% एक्सपोर्ट तो उन कंट्रीज़ को भी है, 42% इंडिया को भी है। तो क्या हमारा 82% एक्सपोर्ट, जो कि 42% हमारा
हो सकता है कि वहाँ पर तो रिस्क खड़ा है कि भाई 82% जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है वो कंट्री अभी तक सेटल नहीं कर पाए, उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया, तो उनकी इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम आया तो सर एक्सपोर्ट तो फिर हमारे उन कंट्रीज़ में भी हिट हो सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के हिसाब से ये साल हमारी कंट्री के लिए कैसा रहने वाला है? ये देखिए, इसी को तो टैरिफ वॉर कहते हैं कि बेसिकली एक कंट्री दूसरे कंट्री पर एक लगाएगा तो दूसरे भी टैरिफ्स लगाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट एक चीज समझने वाली बात है, जो 18% आप ड्यूटी बता रहे हैं हमारा, हम 18% जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, वो बेसिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है। अगर आप मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज बात करें यूएस के, तो वो हमारा जो कि $815 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्लस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वो $815 बिलियन का है। और यूएस का कंट्रीब्यूशन बेसिकली आपका 10% के करीब का होगा, $87 बिलियन के 10 से 11% का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल होगा। ठीक है। बट समझने वाली बात डेफिनेटली ये है कि अगर दूसरी इकोनॉमीज को जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां की इकोनॉमी अगर इम्पैक्ट होती है, तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन होगा। देखिए, टैरिफ वॉर का एक जो अंडरस्टूड एजेंडा है कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप एक दूसरे पर कॉस्ट ऑफ जो कंजम्पशन है, मतलब आप कंज्यूमर जो है उस पर एक एडिशनल बर्डन लगा रहे हो, जो कैपेसिटी है अब्जॉर्प्शन की वो कम हो रही है, क्योंकि आपकी खुद की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। बट इंडिया रिलेटिवली बेटर होगा, क्योंकि 73% अगर हम खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, और 23% हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पर हमारी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिर्फ 23% ही इम्पैक्टेड होंगे और 73% नहीं इम्पैक्टेड होंगे। दूसरे कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कुछ कंट्रीज बेसिकली सिर्फ एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, आपका चाइना हो गया, यहाँ पर बेसिकली दीज इकोनॉमीज आर एक्सपोर्ट लेड। वहां पर हमारी जो मोर देन 2/3 ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक, विल बी रिलेटिवली बेटर। पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो 23% हमारी जो एक्सपोर्ट्स है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस, बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर दैट हैज स्टार्टेड, अगर ग्लोबल ग्रोथ में इंपैक्ट होगा, और वो होगा, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी म्यूटेड रहेगी, डिक्लाइन भी कर सकती है ऑन ओवरऑल बेसिस। हमें सिर्फ यही देखना है कि हम कहाँ अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बरकरार रख सकते हैं, हम कहाँ अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमारा राइट टू विन है vis-a-vis द अदर कंट्रीज, और उसमें हम जो बेस्ट पॉसिबल केस इवेल्युएट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हमको करना है। बिल्कुल। मनीष सर, एक चीज़ और कि अभी हमने आईटी सेक्टर के शेयरों को बुरी तरह से पिटते हुए देखा पिछले 3 महीने में स्पेशली दिसंबर में आईटी इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 46,000 का, उसके बाद से ज़बरदस्त पिटाई हो रही है, और कारण यही माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर और उसकी वजह से यूएस स्लो डाउन एंड देन आईटी कंपनीज की अर्निंग पर हिट। लेकिन सर, हम एक चीज़ ये थोड़ा बात नहीं कर पाए अभी तक कि अमेरिका फ़िलहाल तो अपनी खुद इकोनॉमी को डाउन कर रहा है, लेकिन जब वो खुद उभर कर आएगा इन सारी टैरिफ की वजह से, कि जब वो कह रहे कि हम सुपर पावर बनेंगे, और अभी सुपर पावर हैं लेकिन और बड़ी सुपर पावर बन जाएंगे, और हम अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, तो अल्टीमेटली ऑर्डर तो सर हमारी आईटी कंपनियों को भी मिलने चाहिए। तो सर, आईटी कंपनियों को खरीदने का ये सही समय है या बॉटम फिशिंग के लिए, या अभी लगता है कि और थोड़ा समय देना चाहिए? देखिए, जो यूएस का जो एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बेसिकली मीडियम टर्म में फ्रक्टिफाई होगा। बेसिकली मीडियम टर्म हम कहते हैं 3 साल के दायरे में, 1 और 3 साल के बीच में हम मीडियम टर्म बताते हैं, और 1 साल से कम हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट है, 1 से 3 साल में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर एक चीज आप समझ लीजिए कि जब ये एक्चुअली फ्रक्टिफाई होगा, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स विच इज जीसीसी प्लस जो इंडियन आईटी वेंडर्स हैं, उनको ऑर्डर इनफ्लो डेफिनेटली आएगा। दूसरा, सर्विसेज बिजनेस डेफिनेटली एक ऑफ द क्लिफ नहीं गिर जाता, कि लास्ट ईयर 2 साल पहले तक आईटी सेक्टर थोड़े डोल्ड्रम्स में था, ऑर्डर बुक के पोजीशंस थे, डिस्क्रेशनरी स्पेंड नहीं हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस री इलेक्ट हुए, तो एक आशा जागृत हुई कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड आईटी स्पेस में वापस पिकअप होंगे।
बट अब क्या है, रिसेशंस की टेंडेंसीज क्रिएट हो रही है रेसिप्रोकल टैरिफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, और वो 2-3 क्वार्टर रिसेशन डेफिनेटली रह सकता है, फिर वहां पर वही रेट कट साइकिल शुरू हो जाएगा। तो वो फिर वापस आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपकी 2 से 3% आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया की डेफिनेटली होती है, वो आईटी सेक्टर को बेनिफिट करेगी। और आपके वैल्यूएशंस जो है वो इंडियन आईटी स्पेस में काफी कुछ करेक्ट हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एट डिप्रेस्ड वैल्यूएशन आईटी स्पेस डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। जब इतनी नेगेटिविटी है और इतना कुछ हो गया है दुनिया में फ्रॉम 1990 टू 2025, आईटी सेक्टर इन इंडिया हैज ओनली ग्रोन। और जो कोई भी बेसिकली डिक्लाइन में आईटी स्पेस को लेता है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है और अभी एआई की कैपेबिलिटीज वगैरह इंडिया भी विल बी अ पार्ट ऑफ इट, और एआई रिलेटेड डील्स भी इंडिया के पास आनी चाहिए, थर्ड पार्टी वेंडर्स लाइक इन्फोसिस एक्सेट्रा। तो लार्ज जो आईटी कंपनीज है, मिड कैप आईटी कंपनीज, तो ये शॉर्ट टर्म पेन में मेरे हिसाब से तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई सेल केस बनती नहीं है। करेक्शंस डेफिनेटली हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर मोर और लेस सब नेगेटिव प्राइस पे। बिल्कुल। तो आईटी स्पेस में मिड टू लॉन्ग टर्म एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये, और फार्मा सेक्टर में भी सर ने बताया। लेकिन सर मैं एक दर्शकों के लिहाज से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय लोग अपॉर्चुनिटीज़ तलाश रहे हैं। आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पर भी बात की कि भाई हम 75-77% हम डोमेस्टिक लैड इकोनॉमी है, और वहाँ पर जो सेफेस्ट शेयर होंगे, जो सेफेस्ट सेक्टर होगा, जिस पर कि अभी अगले 6 महीने कोई हिट ही नहीं आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई यूएस से लेना देना नहीं है, वो कौन से सेक्टर होंगे और वहां पर कौन सी पॉकेट्स हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव लग रही है सर? देखिए, ये 2 या 3 क्वार्टर में कंजम्पशन स्पेस में एक अपटिक देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारी जो इनकम टैक्स, नई इनकम टैक्स बिल्कुल। की बेनिफिट से 1 लाख करोड़ की टैक्स की सेविंग, 12 लाख से कम की जो इनकम है उनको 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्लस आपकी रूरल इकोनॉमी टर्न हो रही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो जीएसटी को भी देखेंगे क्लोजली। और नेक्स्ट ईयर आपकी गवर्नमेंट एट्थ पे कमीशन वगैरह की रिकमेंडेशन के कारण भी 25 से 30% का सैलरी इंक्रीज होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में डेफिनेटली एक बेनिफिट आना चाहिए, और वही लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो कि रोटी और कपड़ा के लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं है। सो बेस ऑफ द पिरामिड में उतना इम्पैक्ट बेसिकली जीएसटी कट होने के बाद ही होगा। पर डिस्क्रेशनरी स्पेंड, जैसे कि आपकी रेस्टोरेंट्स ले लीजिए, क्यूएसआर ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ले लीजिए, ट्रैवल ले लीजिए, लीजर ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, रिटेलिंग, फास्ट फैशन, ये सब जो एरियाज हैं यहाँ पर बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस में। और एज वी गो फॉरवर्ड, जो खरीफ की सीजन है, अगर रेनफॉल ठीक हो जाता है, रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल आता है, तो कंज्यूमर स्टेपल्स में भी विद अ लैग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। सो कंजम्पशन में इन एरियाज में मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो कंजम्पशन में बाइंग करना चाहिए। अगर किसी को अभी हाल फिलहाल में यूएस के टैरिफ को ध्यान में रख के कुछ बाइंग करनी है कंजम्पशन स्पेस में, यूएस जो सर ने बताया कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, इसमें ख़ास तौर से रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, और इस तरह की जो कंपनीज है यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर आदमी जो देखना चाहता है मार्केट को वो निफ्टी से ही इवैल्यूएट करता है, कैसे देख रहे हैं सर इस साल का मार्केट? कितनी कोई हमें ग्रोथ मिलेगी ये निफ्टी की ईपीएस में और निफ्टी की अर्निंग्स में और निफ्टी की वैल्यू में? क्योंकि हम अभी 23,000 के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो क्या लगता है कि एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में जब हम बात करेंगे, या नेक्स्ट फिस्कल में अगर हम बात करें मार्च 2026 में, तो हम कहाँ होने चाहिए सर निफ्टी पर? देखिए, गणित एकदम सिंपल है, जितना आपका निफ्टी 50 का अर्निंग्स ग्रोथ होगा, मार्केट उतना अप्रिशिएट करना चाहिए। तो 22,000 के लेवल्स पर मेरे हिसाब से हम मोटा मोटी बॉटम देख चुके हैं इंडिया में। बहुत ज्यादा नीचे 22,000 के लेवल्स पर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो 22,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 से 12% अर्निंग ग्रोथ FY26 में है, तो 12% ऑन 22,000 इज क्लोजर टू 24.5 25,000। तो दिसंबर 25 और मार्च 26 के बीच में हम 25,000 के आसपास होने चाहिए।
और जो न्यू हाई है वो बेसिकली हम FY27 में डेफिनेटली देखने को हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगेन 10 से 12% ग्रोथ तो एकदम बेस के सिनेरियो, क्योंकि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% होगी, तो हमारी निफ्टी 50 की जो अर्निंग ग्रोथ है वो मिनिमम 10% होगी। तो अगर आप 25,000 में 10% भी अगर आप जोड़े तो वो 2,500 होता है, तो 27,500 का लेवल्स हमें बेसिकली 2027 में देखने को मिलेगा। सो 1-1.5 साल के भीतर हम न्यू हाइस को डेफिनेटली टच करेंगे, एंड इसके जो सिंपल मैथ्स है वो मैंने जस्ट आपको अभी समझाया। बिल्कुल। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि हम 1 से 1.5 साल में नए हाई लगाने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमी को कोई इतना डेंट नहीं आना है, एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है। ओवरऑल यूएस के साथ हम अपनी ट्रेड डील जल्दी कर लेंगे तो हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। यूएस के टैरिफ से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया में थोड़ी मंदी आएगी उससे ज़रूर एक्सपोर्ट पर हिट लगेगा। लेकिन सर ने सेक्टर भी बता दिए, कंजम्पशन लेड है, फार्मा में एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सर ने बताया कि आईटी स्पेस मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हो गए हैं। मनीष सर, आपसे वैसे बात ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन टाइम लिमिट है। Thank you very much, sir, for your fruitful insights to us and to our audience. Thank you very much, sir, for your precious time, sir. Thank you for sir. having me on this. My pleasure, sir. तो ये थे मनीष सर, जिन्होंने बताया कि मार्केट में देखिए आपदा में अवसर, और यही अवसर हैं जब स्टॉक मार्केट की डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पर आपको शेयर मिल रहे हैं। और ये जो साल होगा इसमें हम 25,000 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे, और नेक्स्ट ईयर हम हो सकता है कि 27,000 को भी पार करते हुए दिखाई दे, यानी कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम जाते हुए दिखाई दें। तो ज़्यादा महीने नहीं है, 15 महीने और 15 से 24 महीने का आप समय ले लीजिए, आप नए हाइस पर होंगे, ऐसा मनीष सर का मानना है। और मनीष सर बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं स्टॉक मार्केट में, और उनका अनुभव काफ़ी पूरी इंडस्ट्री में सराहा जाता है। उनकी जो बात है वो काफ़ी रेस्पेक्ट की जाती है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।